नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ वागीशा। अब कारगर नहीं है प्लाज्मा थेरेपी। जी हां, कोविड-19 क्लिनिकल मैनेजमेंट के गाइडलाइन से हटा सकता है आईसीएमआर से। ये कहा जा रहा है कि अब जो कोविड-19 के जो मरीज है उन्हें अब प्लाज्मा थेरेपी कारगर नहीं है। बीमारी की गंभीरता या मौत की संभावना को कम करने में प्लाज्मा पद्धति को कोविड-19 मरीजों में प्रभावी नहीं पाया गया और इससे कोविड-19 पर चिकित्सीय प्रबंधन दिशा निर्देशों से हटाए जाने की संभावना है। सूत्रों ने बताया है कि कोविड-19 संबंधी भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद राष्ट्रीय कार्यबल की बैठक में सभी सदस्य इस पक्ष में थे कि कोविड-19 के वयस्क मरीजों के उपचार प्रबंधन संबंधी चिकित्सीय दिशा निर्देशों से प्लाज्मा पद्धति के इस्तेमाल को हटाया जाना चाहिए, क्योंकि यह प्रभावी नहीं है और कई मामलों में इसका अनुचित रूप से इस्तेमाल किया गया है। उन्होंने कहा कि आईसीएमआर जल्द ही मामले में परामर्श जारी करेगी। वर्तमान दिशा निर्देशों के तहत लक्षणों की शुरुआत होने की 7 दिन के भीतर बीमारी के माध्यम स्तर के शुरुआती चरण में और जरूरतें पूरा करने वाला प्लाज्मा दाता मौजूद होने की स्थिति में प्लाज्मा पद्धति के इस्तेमाल की अनुमति है। प्लाज्मा पद्धति को दिशा निर्देशों से हटाने संबंधी विमर्श ऐसे समय हुआ है जब कुछ डॉक्टरों और वैज्ञानिकों ने प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के विजय राघवन को पत्र लिखकर देश में कोविड-19 के उपचार के लिए प्लाज्मा पद्धति के अतार्किक और गैर वैज्ञानिक उपयोग को लेकर आगाह किया है। पत्र आईसीएमआर प्रमुख बलराम भार्गव और एम्स के निदेशक रणदीप गुलेरिया को भी भेजा गया है। इसमें जन स्वास्थ्य से जुड़े पेशेवरों ने कहा कि प्लाज्मा पद्धति पर मौजूदा दिशा निर्देश मौजूदा साक्ष्यों पर आधारित नहीं है। तो बता दें, प्लाज्मा थेरेपी जो हो रही है कोविड मरीजों को कितना कारगर है, कितना सही है, क्या कहते हैं डॉक्टर्स, इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर आर.एन. टंडन पूर्व जनरल सेक्रेटरी आईएमए से जुड़े हुए हैं और डॉक्टर करण पीपरे हमारे साथ पूर्व सुपरिटेंडेंट एम्स रायपुर से जुड़े हुए हैं। सर, दोनों का बहुत बहुत स्वागत है स्वदेश न्यूज पर। नमस्कार। नमस्कार। आर.एन. टंडन जी, सबसे पहले सवाल मैं आपसे लेना चाहूंगी। जिस तरह से कहा जा रहा है कि कोविड-19 जो मरीज है उन्हें अब प्लाज्मा थेरेपी कारगर नहीं है, आप कैसे देखते हैं इसे? देखिए, ये एक स्टडीज हैं जो पहले भी हुई थी और अब दोबारा भी सब चल रही थी। लॉन्ग टर्म स्टडीज हैं। इन्होंने करीबन प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर में सारे कई स्टडीज करी कि वो इसका क्या रिजल्ट आया है और कैसे इफेक्टिव है या नहीं। शुरू में सारी ये बातें थी कि प्लाज्मा थेरेपी जो है उन मरीजों में इफेक्टिव है जिनको की डिजीज या कोविड डिजीज हो रही है, जहाँ रेस्पिरेशन उनका बढ़ रहा है, सैचुरेशन रूम एयर पे 93 के आसपास रहता है या उससे कम होता है। तो शुरू में प्लाज्मा थेरेपी को तो बहुत प्रोग्रेसिव माना गया और वर्ल्ड ओवर काफी जगहों में प्लाज्मा थेरेपी यूज करी गई थी। पर उसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीजें सामने आई कि हर मरीज का प्लाज्मा जो है, जो भी कोविड से सफर कर चुका है और महीने के बाद उसका अगर प्लाज्मा लिया जा रहा है तो उसमें सबसे पहले जो एंटीबॉडीज हैं कोविड के अगेंस्ट में, जो कन्वेलेसेंट प्लाज्मा का सोर्स ऑफ एंटीबॉडीज है, उसकी मात्रा जरूर नापनी चाहिए। ये एक होता है कि किसी में आप सुन रहे हैं एंटीबॉडीज टेस्ट हो रही तो 25 आ रही, किसी में 1200 आ रही, तो यानी कि 25 भी है और 1200 भी है। तो 25 और 30, 50 इस तरीके की लो एंटीबॉडीज का अगर प्लाज्मा है तो उसका खास फायदा नहीं होता और 1200 के आसपास है तो उनका कुछ फायदा। परंतु अल्टीमेटली ये देखा गया कि मरीजों को या तो बीमारी की सिवियरिटी को रोकने में कारगर हो रहा हो या प्रॉब्लम बढ़ गई है, बहुत सीरियस है, तो उनकी मोर्टेलिटी को कम करने में कुछ फायदा हो रहा हो। पर जो स्टडीज आई हैं, जो लोगों की रिपोर्ट आई हैं, जो बात हो रही कि साइंटिफिक एडवाइजर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और प्राइम मिनिस्टर के जो मैसेज लोगों ने भेजे हैं, सीनियर क्लिनिशियन और रिसर्चर्स, कि प्लाज्मा थेरेपी के ऊपर ट्रायल्स को देखना चाहिए। इट इफेक्टिव नहीं है उतनी, परंतु लोगों को परेशानियां, तो शायद वजह यही आ रही होगी कि प्लाज्मा के अंदर एंटीबॉडीज का जज करना बहुत इंपॉर्टेंट है डोनेशन से पहले और ट्रांसफ्यूजन से पहले। पर आईसीएमआर की जो कल मीटिंग हुई है, आईसीएमआर में पहले भी ये थोड़ा सा इस मामले में प्लस माइनस थे, पर शुरू में इसको अलाउ करा हुआ था कि एज ए ट्रायल, क्योंकि कोविड में ज्यादातर चीजें एज ए ट्रायल ही चल रही हैं ऑन इमरजेंसी बेसिस, चाहे वो दवाइयां रही हो,
चाहे वो प्लाज्मा रहा हो चाहे वैक्सीन हुई। तो प्लाज्मा का वो ट्रायल चल रहा था और उनकी स्टडीज जो उन्होंने अभी करी और जो लोगों की रिपोर्ट आई वो बहुत एनकरेजिंग नहीं हुई। इसीलिए आईसीएमआर ने कहा है कि प्लाज्मा थेरेपी जो है वो हर एक में कोई फायदा नहीं दे रही है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, बशर्ते ये जरूर है कि एक चीज देखी जाए कि एंटीबॉडीज देने का पर्पस क्या है। शुरू के पहले हफ्ते 8 दिन में मरीज जो कोरोना से लड़ रहा है उसके शरीर में एंटीबॉडीज अपनी बहुत कम होती है। वो धीरे धीरे करके एंटीबॉडीज बॉडी बनाती है और फिर कोरोना वायरस से लड़ती है और बॉडी को प्रोटेक्ट करती है। तो वो सिचुएशन अगर आ गई है कि आज मरीज के अंदर एंटीबॉडीज बन चुकी हैं और हम फिर उसको एंटीबॉडीज बाहर की दे रहे हैं तो उसका इफेक्ट नहीं आएगा क्योंकि बॉडी में अपनी एंटीबॉडीज बन चुकी। फिर दूसरा, लोगों ने बहुत सारी और बातें करी कि जिन मरीजों को ये कोरोना इन्फेक्टेड मरीजों को एंटीबॉडीज दी गई थ्रू प्लाज्मा थेरेपी, तो कई रिसर्चर्स और कई लोगों का ये बताया कि अगर ये एंटीबॉडीज दी गई, इन्होंने उस वायरस के साथ कुछ लड़ाई करी पर पूरी तरह से उसको खत्म नहीं किया, तो वायरस का वही म्यूटेशन शुरू होने की बात शुरू हो गई कि वायरस के म्यूटेशंस होने लगे। वायरस ने उन एंटीबॉडीज के खिलाफ लड़ना शुरू किया और दे स्टार्टेड म्यूटेटिंग। तो इस तरीके की सारी धारणाएं और बातें सामने आने लगी जिनको आईसीएमआर ने कंसीडर किया और बहुत सारी परेशानियां भी आई कि हर आदमी प्लाज्मा के लिए चारों तरफ भाग रहा है और ज्यादातर ये देखने में आया कि बहुत सीरियस पेशेंट जो हॉस्पिटल में एडमिटेड हैं और उनकी काफी सीरियस कंडीशन है, उनके लिए लोग प्लाज्मा के लिए डिमांड कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि प्लाज्मा चढ़ाया जाए तो प्लाज्मा से फायदा होगा। परंतु जो माना जा रहा है और जो देखा गया, जो स्टडीज हुई हैं 39 सेंटर्स के ऊपर, उसमें ये देखा गया कि कोई खास बेनिफिट नहीं हुआ। बाकी विश्व में अर्जेंटीना में भी स्टडी हुई थी, उन्होंने कहा कि इक्विवोकल रिस्पॉन्स है प्लाज्मा थेरेपी का। तो बहुत सारी जगहों पे डॉक्टर साहब, जैसे आपने कहा अभी कि प्लाज्मा तभी डोनेट कर सकते हैं जब वो वायरस पूरी तरह से खत्म हो जाए। हाँ जी, आपने अभी कहा कि प्लाज्मा हम तभी डोनेट करेंगे जब वायरस पूरी तरह से खत्म हो जाए। ये भी जरूरी है कि वायरस आपकी बॉडी में, वायरस तो आपकी बॉडी से खत्म हो गया, इन्फेक्शन के 1 महीने बाद देते हैं आप प्लाज्मा डोनेट करते हो। तो प्लाज्मा डोनेट करते हैं जब उसमें पेशेंट के अंदर वायरस नहीं होता है, वो एंटीबॉडीज होती हैं उस मरीज के जो डोनेट कर रहा है, जिसको इन्फेक्शन हुआ था कोरोना का, तो उसकी शरीर में जो खून में एंटीबॉडीज हैं वो आप कन्वेलेसेंट प्लाज्मा के थ्रू, जो बीमार है इस समय, मॉडरेटली सिक है या सीवियरली सिक है, जिस भी तरीके के मरीज को वो दे रहे हैं, तो वो एंटीबॉडीज उसके शरीर में जा रही है। मैंने जो बात कही, जो रिपोर्टें आ रही हैं कि जब आप इस तरीके के प्लाज्मा ट्रांसफ्यूज कर रहे हो और अगर वो प्लाज्मा के एंटीबॉडीज के लेवल इतने इफेक्टिव नहीं है कि वो लड़ सके मरीज के अंदर जो वायरस है, मरीज के अंदर जिसको कन्वेलेसेंट प्लाज्मा दिया जा रहा है, अगर उसके वायरस उसके अगेंस्ट में म्यूटेशंस की भी प्रॉब्लम सामने आ रही है, ऐसी भी बातें लोग साइंटिस्ट और रिसर्चर्स कर रहे हैं कि जो म्यूटेशन होने के चांसेस है वो भी ऐसे लोगों में होने के चांसेस बढ़ गए हैं जिनको कि आपने कन्वेलेसेंट प्लाज्मा दिया और परंतु वो उतना इफेक्टिव नहीं है उनकी उस बीमारी को खत्म करने के लिए। पर जो उसका असर आया उसके साथ में वायरस ने म्यूटेट करना शुरू किया। तो इस तरीके की शंकाएं पैदा हुई हैं, जिन सब चीजों को लेकर के आईसीएमआर ने कल मीटिंग करी। सारे डॉक्टर्स की जो रिकमेंडेशन आई थी साइंटिफिक एडवाइजर को, उसकी बेसिस पे तो उन्होंने ये देखा है कि प्लाज्मा को बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं मान रहे हैं, या वो कह रहे हैं कि प्रोटोकॉल से ही हटाने की बात कर रहे हैं। जो पहले था कि माइल्ड और मॉडरेट डिजीज पे दिया जाए 7वें से 9वें दिन के बाद में, तब तो फायदा है, पर 7वें से 9वें दिन के बाद में जो मरीज भर्ती हो रहे हैं वो मॉडरेटली इन्फेक्टेड हैं या सीवियरली इन्फेक्टेड है, जिनको कॉम्प्लिकेशंस हो चुके हैं, तो वहां पर उतना कारगर सिद्ध नहीं हो रहा है जिसको सोच करके ये दिया जाए। बिल्कुल डॉक्टर चंदन, हमारे साथ
डॉक्टर करण भी जुड़े हुए हैं। डॉक्टर करण, आपसे एक सवाल मैं लेना चाहूंगी, उसके बाद फिर टंडन सर के पास आऊंगी। क्या लगता है ये जो प्लाज्मा थेरेपी इसको हटाया जा रहा है, तो फिर इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन, क्योंकि अभी ये कहा जा रहा है कि अगर एक मरीज ठीक होता है तो वो दूसरे मरीज को प्लाज्मा डोनेट करता है तो वो ठीक हो जाता है। देखिए, ये जब कोविड-19 हमारे देश में आया था और उसके बाद से मरीज जब अच्छा होने लगे तो वैज्ञानिकों, पैथोलॉजिस्ट, माइक्रोबायोलॉजिस्ट और सभी चिकित्सकों हैं जो शोध कार्य करते हैं वायरोलॉजी लैब में, और फिर उसकी जो रिपोर्ट्स रहती हैं वो सोच करके मीटिंग वगैरह करके इन लोगों ने यह सोचा, और हो सकता है जल्दबाजी का कदम भी हुआ हो उसी समय मार्च और 10-15 दिन के बाद ही, कि जो रिकवर्ड पेशेंट है, जो कोविड-19 से अच्छा हो गया पेशेंट, यदि उसके शरीर से ब्लड का डोनेशन ले करके और उसको सेपरेट करके और प्लाज्मा को सेपरेट किया जाए अलग, और WBC, प्लेटलेट्स और RBC को सेपरेट किया जाए अलग, और प्लाज्मा को जो जिसमें की एंटीबॉडीज पाई जाती हैं, अब ये नहीं मालूम, जैसा कि डॉक्टर टंडन साहब बोले कि इसमें कम भी हो सकते हैं, पर्याप्त मात्रा में भी नहीं है, तो वो कोई फायदे की नहीं रहती है। तो मैं समझता हूँ ये सीधे सीधे अल्टीमेट ट्रीटमेंट कहलाता था उस समय। अभी तो बहुत से ट्रीटमेंट हो गए हैं और बिना प्लाज्मा थेरेपी के करोड़ों लोग अच्छे हो गए, बिना किसी प्रकार से ब्लड डोनेशन के भी अच्छे हो गए। तो यदि ये चर्चा चल रही है ICMR की गाइडलाइंस के अनुसार इसको होना चाहिए, ये शासन की तरफ से संविधान की ओर से नियुक्त किए गए हैं, तो इसमें इस प्रकार की गाइडलाइंस बनाई जाए ताकि कोई भी ब्लड बैंक वाले या कोई भी चिकित्सालय के चिकित्सक लोग किसी भी मरीज में उसका अनावश्यक उपयोग न करें, और थोड़ा इस पे स्ट्रिक्ट भी होना चाहिए। नहीं तो जो अच्छे हो गए हैं वो भी एंथुजियास्टिक होते हैं, वो पैसे वाले होते हैं, उनके परिवार के लोग, उनके डॉक्टर सलाहकार होते हैं प्राइवेट नर्सिंग होम और हॉस्पिटल में, और बड़ी लंबी रकम लगती है उसमें, और वो उनको भी दिया जा रहा है। तो ये गलत बात है, ये अनुचित है। ये बहुत अच्छी चर्चा हो रही है और मुझे खुशी है इस बात की कि इसमें शासन स्तर पे गाइडलाइंस पुनः तैयार होगी और उसे जारी किया जाएगा, ताकि वैज्ञानिकों के द्वारा बताए गए रिसर्च और जो अनुभव हैं उसको पूरे हिंदुस्तान के चिकित्सक, एम्स और जिला चिकित्सालय, ब्लड बैंक के लोग और जो फिजिशियंस होते हैं ट्रीटमेंट करने वाले, जो वैज्ञानिक होते हैं, उनकी बातों को माने और उसका अनुचित रूप से इलाज ना हो। जैसे उदाहरण के रूप में ब्लड बैंक में आते हैं लोग, ब्लड चाहिए भाई, ब्लड चाहिए, जल्दी जल्दी आ गए, और उन्होंने कहा ठीक है मिल जाएगा। ये बाहर के 4-6 लोग, रिक्शा चलाने वाले, ऑटो चलाने वाले, शराब पीने वाले, उनका कमजोर ब्लड खरीद लिया। ये सब प्रकार से इसमें स्ट्रिक्ट होना चाहिए। HIV नेगेटिव होना चाहिए, हेपेटाइटिस नेगेटिव होना चाहिए, ब्लड को ब्लड ग्रुपिंग, क्रॉस मैचिंग भी होना चाहिए। ये यूं ही नहीं किसी को भी चढ़ा दिया जाता। उसकी डॉक्टर साहब ने बताया कि उसमें एंटीबॉडीज की काउंटिंग होना चाहिए कि वो पर्याप्त है कि नहीं तो ऑलरेडी पेशेंट में इन्फेक्शन के बाद एंटीबॉडीज डेवलप हो जाती हैं, होते रहती है। ये लगातार प्रक्रिया है, बॉडी अपने आप जनरेट करती है, रीजनरेट करती है। वैक्सीन लग रहा है तो इसका अनुचित उपयोग ना हो, लाभकारी हो वो चलेगा। लाभ उसको, मानव को लाभ मिल रहा है यदि प्लाज्मा थेरेपी से, तो बहुत अच्छी बात है और इसके अच्छे रिजल्ट आए सामने, तब मैं समझता हूँ कि ये उचित होगा, अदरवाइज अनुचित है। कोवैलेसेंट प्लाज्मा थेरेपी जो कोविड-19 के सीरियस मरीजों को दी जाती है, उनको एंटीबायोटिक बनाने के लिए और उनकी शरीर को पावर डेवलप करने के लिए, कीटाणु से, वायरस से लड़ने के लिए, और यदि उसमें किसी प्रकार का कोई फायदा नहीं है तो ये अनुचित है, क्योंकि मरीज भी परेशान होता है, ब्लड के रिएक्शंस भी होते हैं, कॉम्प्लिकेशंस भी होते हैं, ब्लड डोनेट करने वाला भी उसमें परेशान होता है और पूरा सिस्टम उसमें लग जाता है। और यदि उसका लाभ नहीं मिल रहा है तो इसका संशोधन होना चाहिए, गाइडलाइंस बननी चाहिए और फिर लागू होना चाहिए। जी डॉक्टर करण, आपने अभी ये भी कहा है कि कई मामलों में इसका अनुचित रूप से इस्तेमाल किया गया है। डॉक्टर RN टंडन से मैं जवाब चाहूंगी। सर, ये भी कहा जा रहा है कि कई मामलों में इसका अनुचित रूप से इस्तेमाल किया गया है, इसीलिए कहीं न कहीं इसे रोकने की बात की जा रही है।
नहीं, देखिए दो चीजें हैं। अनुचित रूप हम किसको कह रहे हैं? अनुचित और उचित तो तभी होगा जब हमें ये पता हो कि किसने अनुचित यूज किया और किसने उचित यूज किया। यहाँ तो सबसे बड़ा सवाल ये उठा कि टाइमिंग क्या होनी चाहिए प्लाज्मा थेरेपी की, और प्लाज्मा कौन सी कैटेगरी का, मतलब किस क्वालिटी का होना चाहिए जिसको आपने देना। अगर दोनों ही चीजों में आप कहीं भी लैक्स हो गए, यानी कि आपने उसकी एंटीबॉडी चेक नहीं करी, या जिसको सिवियरिटी बहुत हो गई उसको आप प्लाज्मा दे रहे हो, या 10-15 दिन बाद प्लाज्मा दे रहे हो, जिसके शरीर में ऑटोमेटिकली अपनी एंटीबॉडीज डेवलप होना शुरू हो गए, तो वहां पर उसका यूज का कोई फायदा नहीं है, कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है उस पेशेंट को उस प्लाज्मा थेरेपी का। इसको अनुचित कहें तो मैं नहीं समझता हूं कि हम इसे अनुचित कह पाएंगे। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि मरीज को फायदा नहीं हुआ, उसका बेनिफिट जो मिलना चाहिए अर्ली स्टेजेस में, जब शरीर में मरीज के एंटीबॉडीज नहीं बन रहे हैं, उस समय देने का फायदा है। और ये बार बार बात कही जाती है कि प्लाज्मा शुरू में ही देने का फायदा है, बाद में नहीं, क्योंकि बाद में जब कॉम्प्लिकेशन हो जाते हैं, जब हम ये कहते हैं कि 10 दिन के बाद आमतौर पे मरीज वायरस फ्री हो जाता है, यानी कि वो इन्फेक्टिव नहीं रहता है, दूसरे को इन्फेक्शन नहीं दे सकता। इसका मतलब ये है कि अगर वायरस को मारने के लिए हमने एंटीबॉडीज यूज करनी है तो पहले 10 दिन के अंदर ही देना पड़ेगा उसको। 10 दिन के बाद कोविड इन्फेक्शन के कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, यानी कि इन्फ्लेमेटरी चेंजेस हो रहे हैं, कोआगुलोपैथीज हो रही हैं, लंग्स में प्रॉब्लम हो गई हैं, तो उस सिचुएशन में क्या ये एंटीबॉडीज हेल्प कर पाएंगी, उनको सोचना पड़ता है। क्योंकि जिस समय आगे की प्रॉब्लम आ रही है कि आपको साइटोकाइन स्टॉर्म हो रहा है, जिसमें कि बहुत ज्यादा इन्फ्लेमेशन हो रहा है और बॉडी रिस्पॉन्स कर रही है, इतने साइटोकाइंस निकल रहे हैं, उनको मारने के लिए, क्या उसे कंट्रोल करने के लिए ये एंटीबॉडीज कन्वैलेंट प्लाज्मा की सफिशिएंट होंगी या नहीं, इसका आंसर नहीं है जी। तो परंतु क्योंकि ये थेरेपी शुरू करी गई, क्योंकि पहले भी देखा गया कि जो वायरल इन्फेक्शन हैं, चाहे वो इबोला हुआ हो, चाहे वो H1N1 हुआ हो, उन सब में भी प्लाज्मा थेरेपी को ट्राई किया गया था, तो उनके रिजल्ट आए थे। और ये एक साइंटिफिक फैक्ट है कि शरीर के अंदर किसी भी बीमारी को लड़ने के लिए एंटीबॉडीज चाहिए होती। तो एक होता है कि एक्टिव एंटीबॉडीज और एक है पैसिव एंटीबॉडीज। तो आपने बाहर से एंटीबॉडीज मरीज के शरीर में डाली तो बीमारी से लड़ेगा, और एक अंदर अपनी एंटीबॉडीज बनी, जो कि अब आप देख रहे हैं वैक्सीनेशन के बाद एंटीबॉडीज बन रही हैं और टी सेल इम्यूनिटी आ रही है, क्योंकि सेलुलर इम्यूनिटी जो है वो एवरलास्टिंग है, ये मेमोरी है। एंटीबॉडीज तो खत्म हो जाएंगी पर सेलुलर इम्यूनिटी जो है परमानेंट रहेगी। तो ये एक्टिव जो है हमारी इम्यूनिटी वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। वायरल इन्फेक्शन से जो मरीज को इम्यूनिटी डेवलप हो रही है, टी सेल की भी होती है, उसमें एंटीबॉडीज भी होती हैं, तो वो शरीर को लड़ने की क्षमता देती है। तो एंटीबॉडीज का रोल बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए है, तो उसका उचित यूज यही है कि सही समय पे सही मात्रा में अच्छा प्लाज्मा देना चाहिए, जो फायदा मिलना था वो मिलेगा। पहले ICMR की भी रिकमेंडेशन थी कि आप अच्छी क्वालिटी का प्लाज्मा शुरू में अगर आप देंगे तो उसका असर आएगा, परंतु ये शुरू की बात थी, इमरजेंसी के समय हर चीजों को दिया गया एक मौका कि ट्रायल करो, यूज करो, बेनिफिट मिलता है तो करो। रेमडेसिविर भी कोई कोविड के लिए नहीं बनाई गई, ये पुरानी दवाइयां हैं, इन्हें कोविड के लिए यूज किया गया, ये माना गया, देखा गया कि रिजल्ट आ रहा है तो इमरजेंसी में अलाउ कर दो। फिर धीरे धीरे आया कि रेमडेसिविर का कोई फायदा नहीं है, अननेसेसरी मत भागिए, कुछ मरीजों में ही फर्क पड़ता है, कुछ में नहीं पड़ता है। तो ये हर चीज डेवलप हो रही है, इवॉल्व हो रही है धीरे धीरे, जैसे जैसे स्टडीज आ रही हैं, लोग स्टडी कर रहे हैं, रिसर्च चल रही है, तो ये सारी रिपोर्टें आना शुरू हुई हैं। अभी तो हर चीज को हम एक्सपेरिमेंटल और इमरजेंसी यूज के हिसाब से करते जा रहे हैं। तो ICMR के पास भी जो स्टडीज आई और जो लोगों ने इंफॉर्मेशन भेजी है कि प्लाज्मा थेरेपी का बेनिफिट नहीं मिल रहा है, बल्कि लोग परेशान हो रहे हैं प्लाज्मा ढूंढने के लिए, वो एक चीज हो सकती है। पर अगर जरा सा भी बेनिफिट मिलता है तो मरीज क्या सोचता है, डॉक्टर क्या सोचता है कि कोई भी चीज अगर फायदा कर सकती है तो उसे इस्तेमाल करो।
यही सोच करके प्लाज्मा थेरेपी भी चल एक सवाल मेरे मन और में दी है, जा रही। बिल्कुल बिल्कुल, एक सवाल मेरे मन में है, डॉक्टर करण के पास आना चाहूंगी। डॉक्टर करण, वैक्सीनेशन की भी बात की है, तो बिल्कुल इस बीमारी से यदि दूर रहना है तो वैक्सीन भी लोगों को लगाई जा रही है। वैक्सीन की यदि बात की है तो ये कहा गया है डॉक्टरों द्वारा कि जो लोग कैंसर जैसी बीमारी से ग्रसित हैं या फिर अन्य कोई बीमारी से ग्रसित है उन्हें वैक्सीन नहीं लगेगी, ऐसा क्यों? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसी कोई हार्ड एंड फास्ट गाइडलाइंस नहीं है। जो कैंसर से ग्रसित हैं और उनका ट्रीटमेंट चल रहा है, कॉम्प्लिकेशन कुछ भी नहीं है, उनको कोई हाइपरटेंशन नहीं है या डायबिटीज नहीं है उनको, और ब्लड डिस्क्रेजिया नहीं है, हीमोग्लोबिन कम नहीं है, WBC काउंट बढ़ा नहीं है, प्लेटलेट काउंट कम नहीं है, RBC नॉर्मल है, तो मैं समझता हूँ वो हेल्दी पर्सन कहलाता है ट्रीटमेंट के दौरान। और डिसीज फ्री अगर हो गया है कैंसर का मरीज तो उसे भी देना चाहिए। और ये तो जांच का विषय है, काउंसलिंग का विषय है, और किसको मिलना चाहिए वैक्सीन और किसको नहीं मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई भी आए और लगवा के चला जाए। और उसको जिस प्रकार से हम अभी चर्चा कर रहे हैं प्लाज्मा थेरेपी की, किसे लगना चाहिए, कब लगना चाहिए, कितने दिन बाद लगना चाहिए, क्यों लगना चाहिए, ठीक इसी प्रकार से आप जो बात कर रहे हैं कि कैंसर पेशेंट में तो इम्यूनिटी और कम रहती है, उसे तो और जरूरी है, नहीं तो दूसरा मरीज दूसरी बीमारी लग जाएगी उसे। तो मेरा मानना ये है कि यदि कैंसर के पेशेंट को किसी प्रकार का कोई कॉम्प्लिकेशन बॉडी में नहीं है और साइड इफेक्ट की संभावना नहीं है, ये डॉक्टर चिकित्सक विशेषज्ञ डिसाइड करें और उसे भी देना चाहिए। जी डॉक्टर टंडन, तभी तो उसमें एंटीबॉडीज बनेंगी आफ्टर वैक्सीनेशन और वो जिंदा रहेगा। जी बिल्कुल। डॉक्टर टंडन, आपसे एक सवाल है, जिस तरह से जो कोरोना मरीज जो ठीक हो जाते हैं वो कितने दिनों बाद प्लाज्मा डोनेट कर सकते हैं? देखिए, ये चीज दो तरीके से तय की गई थी कि एक कहा गया कि जो मरीज ठीक हो गया है वो 28 दिन के बाद प्लाज्मा डोनेट करे, और दूसरा एक क्राइटेरिया रखा गया कि जो मरीज कोरोना से ग्रसित हैं उनको कोरोना नेगेटिव होना जरूरी है, यानी कि RT-PCR नेगेटिव होना जरूरी है, और वो नेगेटिव रिपोर्ट आने के 15 दिन बाद वो डोनेट कर सके। जी बिल्कुल। डॉक्टर टंडन, एंटीबॉडीज कितने दिन में बनती है? नहीं, एंटीबॉडीज देखिए, जैसे भी कोई इन्फेक्शन हमारे शरीर में आता है वो शरीर जो है वो लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। तो लड़ाई लड़ने के लिए जब शरीर तैयार होता है तो वो हर एक चीज के ऊपर अटैक करता है और उसको रोकने की कोशिश करता है। तो एंटीबॉडीज बनने का जो टाइम होता है वो धीरे धीरे बढ़ता जाता है, और ये माना जाता है कि 10 दिन पे जो है 9 से 10 दिन के बाद शरीर में कोरोना इन्फेक्शन के बाद एंटीबॉडीज बनना शुरू हो जाती हैं। और ये मानते हैं कि जिसको कोरोना इन्फेक्शन हुआ है उसके अंदर सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एंटीबॉडीज होती हैं जो उसको 90 दिन तक प्रोटेक्ट किया कर सकती हैं। ऐसी सारी संभावनाएं हैं जिनकी बेसिस पे ये सारी चीजें डिसाइड होती हैं कि कोरोना से इन्फेक्टेड मरीज अगर 90 दिन तक सेफ है तो वो 90 दिन के बाद अपने लिए वैक्सीन के लिए जा सकता है। और यहाँ पे अभी जो आपने सवाल वैक्सीन के लिए करा है, तो यहाँ वैक्सीन जब आपने शुरू में दी गई थी 45 प्लस से 70 प्लस में, उसके अंदर ये बातें कही गई थी कि जो लोग जिनकी इम्यूनिटी शरीर में कम है वो हाई रिस्क है, इसलिए उनको वैक्सीन प्रायोरिटी पे दी गई थी। तो कैंसर वाले में जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि उनकी इम्यूनिटी कम है, उन्हें तो पहले लगना चाहिए वैक्सीन, तो उसमें कोई रुकावट नहीं है। ये क्राइटेरिया में ही था कि उन्हें वैक्सीन दी जानी चाहिए पहले, क्योंकि वो प्रायोरिटी ग्रुप में आते थे। उनकी लो इम्यूनिटी की वजह से उन्हें और इम्यून बनाने के लिए, ताकतवर बनाने के लिए वैक्सीन पहले दी गई। जी डॉक्टर करण, आपसे आखिरी सवाल मैं करना चाहूंगी। ब्लैक फंगस जैसी बीमारी से लोग बहुत ग्रसित हो रहे हैं, मामले इसके कई निकलकर सामने आए हैं। ऐसे में युवाओं को बहुत ज्यादा हो रहा है ब्लैक फंगस, इसके लिए क्या कुछ सलाह आप देना चाहेंगे जिससे लोग बच सके? देखिए, मैंने पिछले वाले अपने डिस्कशन में डॉक्टर साहब भी थे, उस समय हम लोगों ने ब्लैक फंगस का चर्चा भी किया था। ये इम्यूनिटी कम होने की, ये तो वातावरण में, हवा में ये सब प्रकार के विषाणु हैं, फंगस हैं, एल्गी हैं, और जिस प्रकार से धूल मिट्टी में रहते हैं, ये सब कंटामिनेटेड रहते हैं, बैक्टीरियाज हैं। ये आपको उस समय तक किसी प्रकार से शरीर में प्रवेश करके नुकसान नहीं करते जब तक कि आपका इम्यून सिस्टम, जिसमें अभी डॉक्टर साहब ने आपको समझाया भी बहुत अच्छी तरीके से, उसकी फिजियोलॉजी बताई है कि क्या होता है ये इम्यून सिस्टम,
अगर आपका मजबूत है तो ये फंगस है और ये बैक्टीरिया है। जैसे हम लोग अस्पताल में काम करते हैं, पूरे मरीज बड़े बड़े कैंसर का मरीज है, उसमें भी बैक्टीरिया, फंगस और हर प्रकार के दूसरे जो वो रहते हैं पैरासाइट, सब इन्फेक्शन रहता है उसमें भी। लेकिन बॉडी की, हमारी डॉक्टरों की जिनकी इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत होता है, तो वो अगर नाक के थ्रू या खाने के थ्रू उंगलियों से पेट में, मुंह में जाता, शरीर में प्रवेश करता है, तो वो अटैक नहीं कर सकता, क्योंकि वो न्यूट्रलाइज कर देती हैं एंटीबॉडीज जो रहती हैं। आने वाले जो आतंकवादी को हमारे जो सेल्स रूपी जो फौज है, जो सिपाही हैं, वो उसको पकड़ के एंगल्फ करके और न्यूट्रलाइज कर देते हैं, खत्म कर देते हैं, हमको पता भी नहीं चलता। लेकिन यदि हमारा सिस्टम कमजोर है तो फिर वो फाइट करेंगे, तो हमारा टेम्परेचर बढ़ेगा, हमको ये तकलीफ होगी, हमको रेसेस होंगे, इस प्रकार के वो सब पहचान के कॉमन साइन और सिम्टम्स होते हैं। तो मैं समझता हूँ कि जो ब्लैक फंगस से बचाव के लिए आपको इम्यूनिटी को मजबूत करें, पोस्ट इन्फेक्शन हो चाहे इन्फेक्शन के पहले भी हो। हमने पिछले बार भी आपको ये बताया था अपने डिस्कशन में कि ये जो म्यूकोरमाइकोसिस है, ये तो जो कोरोना के मरीज नहीं होते हैं उन्हें भी होता है। कैंसर के मरीज जिनको कीमोथेरेपी लगती है, रेडियोथेरेपी लगती है, उनकी इम्यूनिटी कमजोर होती है, तो उन्हें भी होता है। ब्लड कैंसर और ब्लड की जो बीमारियां रहती हैं, बॉडी कमजोर रहती है, एनीमिया रहता है, हाइपोप्रोटीनीमिया रहता है, आपकी बॉडी में जो इम्यूनिटी है वो कमजोर रहती है, शरीर कमजोर रहता है दूसरी बीमारियों के कारण, तो उसमें भी होता है। बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर करण, आपने बिल्कुल सही कहा कि इम्यूनिटी अगर स्ट्रांग होगी तो ये ब्लैक फंगस जैसी बीमारी जो लोग कैंसर से भी ग्रसित थे उन्हें भी नहीं होगी। बिल्कुल नहीं होगा। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर करण और डॉक्टर टंडन, आप दोनों का स्वदेश से जुड़ने के लिए। तो हमने आपको बताया कि ब्लैक फंगस के लिए आप लोगों को इम्यूनिटी स्ट्रांग करने की बहुत ज़रूरत है। और अब जो प्लाज्मा थेरेपी की हमने बात की, तो डॉक्टर्स ने तो उन्हें सही बताया है, लेकिन अनुचित रूप से उसका इस्तेमाल किया जा रहा था, इस वजह से कहीं ना कहीं ऐसे प्रभावी नहीं बताया गया। तो अब देखने वाली बात होगी कि प्लाज्मा थेरेपी पर क्या कुछ निर्णय होता है और प्लाज्मा थेरेपी कितनी कारगर होती है। तो फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, जल्दी लौटेंगे, तब तक बने रहिए स्वदेश के साथ। नमस्कार।